नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षक चयन परीक्षा जो कि आगामी समय पर होने वाली है और जिन शिक्षक साथियों ने प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन किया है और उन शिक्षक साथियों का पर्यावरण अध्ययन विषय उनको मिला है या पर्यावरण अध्ययन विषय है, तो उनके लिए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हमने कुल 10 प्रश्न लिया है और ये जो प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसी से लिया है। देखिएगा, कुल 10 प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों में 7 प्रश्न मैंने लिखित लिए हैं और 3 प्रश्न मैंने वैकल्पिक लिए हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षक का चयन परीक्षा हेतु जो परीक्षा होने वाली है उसमें वैकल्पिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे, किंतु यहाँ पर जो लिखित प्रश्न है साथियों ये केवल हमारे नॉलेज के लिए है कि यहाँ पर जो जानकारी है, जिन जानकारी से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ लिख करके रखा है और एक एक करके हम प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन क्यों करवाया जाना चाहिए। प्रश्न आपने इसी तरह समझ लिया होगा कि पर्यावरण अध्ययन विषय को जब हम बच्चों को समझाते हैं तब उन बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन क्यों करवाया जाना चाहिए। तो साथियों ये प्रश्न होगा और इस पे 4 विकल्प भी बनाए जा सकते हैं, किंतु मैंने लिखित यहाँ पर उत्तर लिखा है और जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उसी प्रकार का उसका उत्तर भी होगा वैकल्पिक प्रश्नों में। तो देखिएगा, उत्तर में लिखा है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर सीखते हैं, इसलिए बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाना चाहिए, न कि केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया जाए। साथियों, पर्यावरण अध्ययन विषय की हम बात करें तो ये एक ऐसा विषय है जिसको हम बच्चों को बाहर का अवलोकन, बाहर की दुनिया अर्थात हमारा जो परिवेश है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, पर्वत इत्यादि का अवलोकन करा करके ही हम बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, न कि केवल कक्षा में बैठाकर। अन्य विषयों को जैसे कि गणित है, मान लो तो इसको हम कक्षा में बैठाकर ग्रीन बोर्ड या अन्य टीएलएम की सहायता से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, किंतु पर्यावरण अध्ययन ऐसा विषय है जिसे हम बच्चों को बाहर की दुनिया का अवलोकन करा करके ही सिखा सकते हैं। तो इसमें एक जो यदि 4 विकल्प बनाए जाएंगे तो उसमें से एक विकल्प यही होगा कि जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखकर रखा है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर सीखते हैं, ये विकल्प हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे बाहर की दुनिया में क्या क्या देखकर सीख सकते हैं। समझ चुके होंगे आप पहला प्रश्न, उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न भी हमने बनाया है। बच्चे बाहर की दुनिया में क्या क्या देखकर सीख सकते हैं। इसका उत्तर है बच्चे अपने आसपास, नंबर 1 पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अंतर्गत आम, इमली, जामुन, महुआ, बरगद, गुलाब, टमाटर आदि। नंबर 2 जीव जंतु, इसके अंतर्गत बंदर, गिलहरी, गौरैया, तितली, गाय, बैल, कौवा, तोता आदि। और नंबर 3 परिवेश, परिवेश में भूमि, जल, वायु, बादल, नदी, तालाब आदि को देखकर सीख सकते हैं। साथियों, अगर बाहर की दुनिया की हम बात करें तो बाहर की दुनिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी जो कि विद्यार्थियों की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में ये जो सारी जानकारी दी गई है, तो यह हमने उत्तर लिखकर रखा है। और इससे संबंधित यदि कोई वैकल्पिक प्रश्न आता है तो आपको हमने बताया यहाँ से ही वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे और उसका उत्तर का हम चयन आसानी से कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, कक्षा तीसरी की आसपास अर्थात पर्यावरण में जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा तीसरी की यदि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का आपने अवलोकन किया होगा या आप कक्षा तीसरी पढ़ाते होंगे तो उसमें पाठ 1 में ही जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है और उससे संबंधित हमने प्रश्न बनाया है कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं और इसके लिए हमने उत्तर लिखा है, उक्त पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में जानवर शब्द का प्रयोग कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। तो साथियों आपको याद रखना है, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, कीड़े मकोड़े के अंदर जितने भी आते हैं वो आ जाएंगे पक्षी में, और स्तनधारी जीवों में गाय, बैल, बकरी, शेर, भालू जो भी हैं, तो इनके लिए ही जानवर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है कि छोटी कक्षाओं में कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि
सभी के लिए जानवर शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जाता है या क्यों किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली आदि का बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो साथियों यहाँ पर विकल्प छिपा हुआ है। यदि इसी प्रश्न को वैकल्पिक प्रश्न के रूप में बनाया जाएगा तो एक विकल्प यही भी होगा, तो आपको इसका ही चयन करना है। अर्थात जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वे कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली आदि में वो उनका वर्गीकरण नहीं कर पाते, सूक्ष्म वर्गीकरण नहीं कर पाते, इसलिए जानवर शब्द का सभी के लिए प्रयोग किया गया है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में। देखिएगा ये प्रश्न ऐसा है, सामान्य तौर से यदि जानवर से संबंधित कोई वैकल्पिक प्रश्न आएगा तो आप किसका चयन करेंगे? निश्चित तौर से स्तनधारी, जो यहाँ जैसा कि स्तनधारी दिया हुआ है, स्तनधारी जानवरों के लिए ही आप प्रयोग करेंगे। कीड़े मकोड़े या पक्षी के लिए आप नहीं करेंगे जानवर का प्रयोग, ठीक है। जबकि पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है साथियों उससे संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है कि जानवर शब्द का प्रयोग कीड़े, पक्षी और स्तनधारी के लिए किया गया है। ये दो प्रश्न इससे संबंधित थे। आइए प्रश्न क्रमांक 5 का अवलोकन करते हैं। जानवरों के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जानवरों के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं? और इसके लिए मैंने विकल्प लिखा है। पहला है बच्चों से जानवरों की सूची बनवाना, यानी बच्चों के द्वारा जानवरों की सूची बनवाना, यानी जितने भी जानवर हमारे आसपास पाए जाते हैं या बच्चे जानते हैं, ठीक है, उनकी सूची हम बनवाएं। तो साथियों इस ग्रीन बोर्ड में प्रश्न क्रमांक 5 के लिए पहला जो बिंदु है वो मैंने लिखा है। इसके पश्चात हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और वहां से इसके बाकी बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो साथियों हमारा प्रश्न क्रमांक 5 क्या था कि बच्चों को जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षक क्या क्या कर सकते हैं, और उसमें मैंने पहला बिंदु बताया था कि बच्चों से जानवरों की सूची बनवाना। दूसरा बिंदु है बच्चों से जानवरों का अभिनय करवाना, और तीसरा है जानवरों की आवाज निकालने को कहना। तो साथ ही इस तरह की गतिविधियां यदि हम बच्चों से करवाएंगे तो निश्चित तौर से बच्चे जानवर के बारे में सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 बातें या 3 बिंदु के बारे में बताया, इससे संबंधित कोई विकल्प वैकल्पिक प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार की गतिविधि के माध्यम से बच्चों को जानवरों के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, छोटी कक्षाओं में जानवरों का वर्गीकरण किन आधारों पर करवा सकते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से, छोटी कक्षाओं में जानवरों का वर्गीकरण किन आधारों पर करवा सकते हैं? तो साथियों इसका उत्तर है छोटी कक्षाओं में जानवरों का वर्गीकरण उनके द्वारा नंबर 1 गति करने, जैसे उड़ना, रेंगना, फुदकना, चलना। दूसरा है शरीर की बनावट, जैसे पंख वाले, पूंछ वाले, पैर वाले आदि। और तीसरा निवास स्थल, जैसे घर में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, पानी में रहने वाले के आधार पर किया जा सकता है। तो साथियों बच्चों को यदि हम जानवरों का वर्गीकरण करना सिखाना चाहते हैं या किस तरीके से कौन सी गतिविधियों के आधार पर हम जानवरों का वर्गीकरण सिखाएंगे उसके बारे में यह प्रश्न है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गति करना अर्थात जो जानवर हैं उसमें पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब सम्मिलित हैं। तो किस प्रकार वो गति करते हैं, जैसे कि उड़ना, उड़ करके गति करते हैं, फिर रेंग करके कुछ गति करते हैं, कुछ फुदक फुदक के चलते हैं, कुछ चल करके गति करते हैं। तो इस आधार पर हम बच्चों से जानवरों का वर्गीकरण करा सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि उड़ने वाले कौन कौन से जानवर हैं उनकी सूची बनाइए, रेंगने वाले कौन कौन से उनकी सूची बनाइए, उनके नाम लिखिए, ठीक है। इसी तरह से फुदक करके, चल करके, फिर आगे देखिएगा शरीर की रचना या उनकी बनावट के आधार पर पंख वाले जानवर कौन कौन से उसके नाम, ठीक है। इसी तरह से पूंछ वाले कौन कौन से उनके नाम, और पैर वाले कौन कौन से उनके नाम। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण करवा सकते हैं। इस तरह से निवास स्थल के आधार पर, यानी घर में रहने वाले और जंगल में रहने वाले और पानी में रहने वाले, इस आधार पर छोटे बच्चों से हम जानवरों का वर्गीकरण करा सकते हैं और उनको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 और 8 और 9, ये जो 3 प्रश्न है साथियों, ये वैकल्पिक प्रश्न मैंने बनाए हैं और इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, छोटी कक्षाओं में जानवरों के बारे में जानकारी देने की कम महत्वपूर्ण गतिविधि है। ध्यान रखिएगा यहां पर कम शब्द है, ठीक है। छोटी कक्षाओं में
जानवरों के बारे में जानकारी देने की कम महत्वपूर्ण गतिविधि है। यहां पर विकल्पों में 4 गतिविधियां हमने बताने का प्रयास किया है, तो कम महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है। ए है जानवरों के चित्रों में रंग भरवाना, जानवरों के चित्रों में रंग भरवाना। बी है जानवरों के अधूरे चित्रों को पूरा करना। सी है जानवरों की खाद्य श्रृंखला का निर्माण कराना। और डी है पहेलियां बूझना। तो साथ ही छोटे बच्चों की हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए हमने आवेदन किया है, तो प्राइमरी स्तर के बच्चों की ही बात यहां पर आएगी। तो यहां पर जो वैकल्पिक प्रश्न है, ठीक है, सब कम महत्व की जो गतिविधि कौन सी होगी, तो साथ ही इसमें होगी जानवरों की खाद्य श्रृंखला का निर्माण। ये कम महत्वपूर्ण गतिविधि है छोटे बच्चों के लिए, जबकि जानवरों के चित्रों में रंग भरवाना बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है और इसमें बच्चे रुचि भी लेते हैं। इसी तरह से जानवरों के अधूरे चित्रों को पूरा करना, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। और पहेलियां बूझना। आप कक्षा तीसरी की पर्यावरण पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो साथ ही जो सारी गतिविधियां यहाँ पर दी गई हैं और इस आधार पर वैकल्पिक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। और साथियों इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न आगामी जो होने वाली परीक्षा है उसमें पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, छोटे बच्चों की पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से सृजनात्मक गतिविधि उभारने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। यहां पर प्रश्न देखिएगा, छोटे बच्चों की पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से सृजनात्मक गतिविधि उभारने का सबसे उपयुक्त माध्यम है, सबसे उपयुक्त माध्यम पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प। ए जानवरों की कलर पेन से पेंटिंग बनवाना, जानवरों की कलर पेन से पेंटिंग करवाना। बी है अंगुलियों की सहायता से स्याही या गीले रंग से चित्र बनवाना। और सी है पत्तियों से जानवरों की आकृतियां बनवाना। और डी है उक्त में बी व सी सही हैं। तो साथियों निश्चित तौर से यहाँ पर जो डी विकल्प दिया गया है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बी भी सही है और सी भी सही है। बी क्या है, अंगुलियों की सहायता से स्याही या गीले रंग से जानवरों के चित्र बनवाना। ये गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सृजनात्मकता को उभारने के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। इसी तरह से जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनके माध्यम से जानवरों की यदि बच्चे आकृतियां बनाते हैं तो यह भी बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है, जबकि जानवरों की कलर पेन से पेंटिंग बनाना उतनी महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, यह भी एक वैकल्पिक प्रश्न बनाया हमने। छोटे बच्चों को जानवरों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए क्या करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर देखिएगा नहीं है, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से, छोटे बच्चों को जानवरों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए क्या करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 4 विकल्प हैं। नंबर 1, किसी पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ के तने, डालियों, पत्तियों आदि में कौन से जानवर है सूची बनवाना। बी है कक्षा में बैठकर जानवरों की सूची बनवाना। सी है पेड़ के नीचे जानवरों का अवलोकन कर उन्हें छोटे से बड़े क्रम में जमवाना। और नंबर डी है जिग्सा खेल कराना। तो साथियों इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी नंबर का विकल्प कम महत्वपूर्ण है, कक्षा में बैठकर जानवरों की सूची बनवाना। जबकि ऊपर हम एक ही बात करें तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ के तने, डालियों, पत्तियों आदि में कौन से जानवर हैं उनकी सूची बनवाना, ये ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सी पेड़ के नीचे जानवरों का अवलोकन कर उन्हें छोटे से बड़े क्रम में जमवाना, यह भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और जिग्सा खेल कराना। साथियों प्रश्न क्रमांक 10 जो है, जो कि अंतिम प्रश्न मैंने बनाया है और ये जिग्सा खेल से संबंधित ही है। आइए इसका अवलोकन भी करते हैं। तो साथियों देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10, जिग्सा एक्टिविटी क्या है, पर्यावरण अध्ययन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो साथियों इसका उत्तर हम पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। जिग्सा एक ऐसी गतिविधि या खेल है जिसमें किसी जानवर अर्थात पशु या पक्षी या अन्य कोई भी तस्वीर या जो चित्र है उसको बनाकर उसे हार्डबोर्ड अर्थात जो गत्ता होता है उसमें चिपकाकर आड़े तिरछे टुकड़ों में काटकर अलग अलग कर दिया जाता है। फिर बच्चों को उसे जोड़कर जानवर का नाम पता करने को कहा जाता है। यह एक मजेदार एक्टिविटी है।
इसमें बच्चे आनंद लेते हुए सीखते हैं। तो साथियों, अभी मैंने जिग्सा एक्टिविटी के बारे में आपको पढ़कर बताया कि बच्चों से किसी भी जानवर, पशु पक्षी या कोई भी चित्र हो सकता है, उसको किसी कागज पर बनवाते हैं और बनवाने के पश्चात उसको किसी हार्डबोर्ड अर्थात गट्टे पर चिपका करके उसको आड़ा तिरछा अलग अलग खंडों में काट दिया जाता है। काट करके उन टुकड़ों को अलग अलग कर देते हैं और अलग अलग करने के पश्चात फिर उनको बिखरा करके बच्चों को कहा जाता है कि इनको अब क्रम से जमाइए। तो ये बड़ी ही मजेदार एक्टिविटी होती है और इससे बच्चे बड़े आनंदमय वातावरण के हिसाब से सीखते हैं। तो साथियों, ये जिग्सा एक्टिविटी है और हो सकता है कि जिग्सा एक्टिविटी के अंतर्गत कोई प्रश्न बनाकर आपको पूछा जा सकता है। इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो साथियों, मैंने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं और इनके बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। यदि आप इस वीडियो में जो जानकारी दी गई इसको लिखित रूप में पढ़ना चाहते हैं या इससे संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम देख रहे हैं, ठीक है, इस वेबसाइट पर साथियों जाइएगा और जाने के पश्चात में आप पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लेख को पढ़ सकते हैं और संबंधित जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथियों, जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।